हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम द माइंस एक्ट 1952 के पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी इस एक्ट के। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। माइंस एक्ट 1952, जिसे हम खान अधिनियम 1952 भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 5 to 9, जहाँ पर बात की गई है इंस्पेक्टर की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर अपॉइंट करते हैं चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को। ये चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो होंगे वो पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं अंडर आईपीसी, यानी कि इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? टू इंस्पेक्ट ऑल द मैटर रिलेटेड माइंस। इसके बाद हम बात करते हैं कमिटी की। तो कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कमिटी। पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? तो गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाला एक पर्सन जो कि इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर नहीं होगा। देन चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के एक चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे उस कमिटी में। 2 पर्सन्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स, जो माइनर्स रहेंगे उनकी तरफ से 2 पर्सन चूज़ किए जाएंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करेंगे। देन 2 पर्सन्स बाई सीजी इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट 2 पर्सन चूज़ करेंगे। इस बार ओनर्स के साइड से 2 पर्सन होंगे। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी कंस्टिट्यूट करेगी। इस कमिटी का काम क्या होगा? तो ये भी जितने भी मैटर रिलेटेड माइंस है वो देखेंगे, जो भी बात होगी वो अथॉरिटी को बताएंगे। तो जितना भी मैटर रिलेटेड होगा वो इनकी ड्यूटीज़ है। ठीक है, मैंने आपको ड्यूटीज़ यहाँ पे कवर नहीं कराया है, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। अगर आपको ड्यूटीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं अलग से बना दूंगी। देन 16, बिफोर माइनिंग नोटिस गिवन टू चीफ इंस्पेक्टर। अगर कोई नया माइनिंग शुरू हो रहा है, कमेंसमेंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा। कंट्रोलर को, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और डीएम सबको नोटिस देना पड़ेगा कि अब काम माइंस में नया कुछ शुरू हो रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट के नोट्स या एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट करेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की अंडर सेक्शन 19। ड्रिंकिंग वाटर क्या है? सप्लाई ऑफ कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर। हर माइन में कूल और होलसम ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पे मार्क्ड रहेगा ड्रिंकिंग वाटर, इस तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। और किस लैंग्वेज में रहेगा? तो अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी। वहाँ पे जितने वर्कर हैं उसमें जो मेजॉरिटी वर्कर जिस लैंग्वेज को समझते हैं उस लैंग्वेज में लिखा रहेगा। विद इन 6 मीटर ऑफ वॉशिंग प्लेस, जो भी वहाँ का वॉशिंग प्लेस होगा वहाँ पे 6 मीटर के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा रहेगी। देन फर्स्ट एड की अगर हम बात करें तो मोर देन 150 पर्सन, जिस भी माइन में 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड रूम विथ वेल इक्विपमेंट्स के साथ फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था होगी। और उसमें मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ भी रहेंगे, ताकि किसी भी पर्सन को अगर कोई दिक्कत हो तो उसे सॉल्व किया जा सके। फिर नेक्स्ट सेक्शन 23 बात करता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर माइन में किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ, सीरियस बॉडीली इंजरी, बॉडी में बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, फायर ब्रोकआउट यानी आग लग जाना, पर्शन इन शैफ्ट जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था। ठीक है, एक जो कुआं या पाइप जैसा होता है तो उसके अंदर पर्सन पूरे अंदर की तरफ जो फंस जाता है, कोलैप्स हो जाना, पूरी तरीके से गिर जाना माइन, इस टाइप का अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो या फिर और भी इससे रिलेटेड कई तरह के, तो ओनर, एजेंट, मैनेजर नोटिस देंगे अथॉरिटी को एंड ऑन अ स्पेशल नोटिस बोर्ड। और एक नोटिस बोर्ड में भी जितनी भी बातें हैं वो लिखी रहेंगी। ठीक है, मैटर इन डिटेल्स, पूरे डिटेल्स में लिखा रहेगा। और ये जो मैटर है वो कम से कम 14 दिन तक लिखा ही रहेगा। और जो मैटर है वो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर हैं वो भी चेक करेंगे। रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड, और जो भी एक्सीडेंट हुआ उसका रजिस्टर मेंटेन्ड होगा। और क्वार्टरली प्रेजेंट टू चीफ इंस्पेक्टर, और जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं वो क्वार्टरली चीफ इंस्पेक्टर को वो रजिस्टर्ड जाएगा, जिससे चीफ इंस्पेक्टर सब चेक करेंगे। ऑन 20th जनवरी रजिस्टर फर्निश टू चीफ इंस्पेक्टर, और हर साल के 20 जनवरी को रजिस्टर चीफ इंस्पेक्टर के पास जाएगा और वो चेक करेंगे। क्वार्टरली भी जाता है और 20 जनवरी को तो रजिस्टर चीफ इंस्पेक्टर के पास जाएगा ही एनुअली। इसके बाद है डेथ
इंक्वायरी विद इन 2 मंथ्स। अगर किसी वर्कर की डेथ हो गई तो 2 मंथ के अंदर उसकी इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर फेल्स टू इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट विद इन 72 आवर्स। जिस दिन से वो घटना घटी है उससे 72 आवर्स तक वो जगह बंद रहेगी कि वहाँ इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे। और अगर वो लोग 72 आवर्स तक सर्च नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो जो वर्क है वो रिज्यूम्ड हो जाएगा, वापस से चालू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट, सेक्शन 28। तो पूरे हफ्ता में एक दिन का जो रेस्ट पीरियड होगा, ठीक है, 1 डे रेस्ट इन अ वीक। फिर आवर्स ऑफ वर्क, सेक्शन 30, 31, 32, कितने घंटे का काम होगा। अबव ग्राउंड इन माइन, माइन के ऊपर की तरफ जो काम होगा, तो वहाँ पर पूरे हफ्ते में 48 आवर्स मैक्सिमम काम हो सकता है। और 9 आवर्स इन अ डे, किसी भी दिन में 9 घंटे से ज़्यादा वर्कर काम नहीं कर सकते। मैक्सिमम 12 आवर्स विथ इंटरवल विद इन 5 आवर्स इफ़ वर्क अरेंज। अगर वर्क इस तरीके का अरेंज हुआ है तो 12 आवर्स तक मैक्सिमम वर्कर काम कर सकता है, जबकि इंटरवल देना पड़ेगा विद इन 5 आवर्स। और ये जो इंटरवल दिया जाएगा ये टाइम भी 12 आवर्स में इंक्लूडेड होगा, ठीक है, मतलब 12 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। ओवर पीरियड, अगर किसी को ओवर टाइम वगैरह भी करना है, चीफ इंस्पेक्टर को सब बात पता होनी चाहिए और चीफ इंस्पेक्टर ही अलाउ करेंगे हर चीज़ के लिए। तो भी अगर ओवर टाइम भी करता है तो नॉट मोर देन 14 आवर्स, 14 आवर्स से ज़्यादा कोई वर्कर काम नहीं कर सकता। और अगर टाइम में कुछ चेंजेस हो या फिर नया टाइम शिफ्ट कुछ भी हो, छुट्टी का टाइम चेंज हो, नाइट शिफ्ट अगर वर्कर कर रहा हो और नाइट शिफ्ट से उसे डे शिफ्ट में आना हो, तो एक दिन का पूरा 24 आवर्स का उसे जो रेस्ट है वो दिया जाना चाहिए। और कुछ भी चेंजेस होगा तो वो चीफ इंस्पेक्टर के नज़र में रहते हुए ही चेंज होगा, मतलब चीफ इंस्पेक्टर का अप्रूवल हर चीज़ में ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं बिलो ग्राउंड। तो माइन के अंदर की तरफ कोई अगर काम करेगा तो वीक में 48 आवर्स और 8 आवर्स इन अ डे। अपर ग्राउंड में 9 आवर्स था, लेकिन बिलो ग्राउंड 8 आवर्स से ज़्यादा कोई वर्कर एक दिन में काम नहीं कर सकता। नोटिस ऑफ आवर्स मेंटेन्ड इन फॉर्म ए, फॉर्म ए में जो भी ओनर है उसे सारे नोटिस ऑफ आवर्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर सेक्शन 33 ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ वेजेस, जो भी वेजेस मिल रहा है ओवर टाइम में उसका डबल मिलेगा। सेक्शन 34 नो पर्सन वर्क इफ़ ऑलरेडी वर्क इन अदर माइन विद इन प्रिसीडिंग 12 आवर्स। अगर कोई पर्सन एक माइन में काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे माइन में जाकर काम नहीं कर सकता 12 घंटे तक। फिर सेक्शन 35 इंक्लूडिंग ओवर टाइम नो पर्सन वर्क अंडर माइन मोर देन 10 आवर्स। माइन के अंदर में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और उसे ओवर टाइम दिया गया हो तो भी 10 घंटे से ज़्यादा कोई काम वहाँ पे नहीं कर सकता एक पर्सन एक दिन में। सेक्शन 36 नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क नॉट लेस देन 7 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क ऑल्सो टू चीफ इंस्पेक्टर। अगर नया कोई काम शुरू हो रहा है माइन में तो उसका नोटिस 7 डे पहले ही लग जाना चाहिए कि कितने घंटे काम रहेगा, कितने से कितने बजे तक काम रहेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन चीफ इंस्पेक्टर के पास भी जाएगी, उनका अप्रूवल भी ज़रूरी है। फिर सेक्शन 40 बात करता है नो पर्सन बिलो 18 एज वर्क इन माइन। कोई भी पर्सन माइन में 18 साल से कम का काम नहीं कर सकता। ट्रेनी नॉट एज ऑफ 16 ईयर्स। अगर कोई ट्रेनी आए काम करने के लिए तो वो भी 16 ईयर्स तक मिनिमम होना चाहिए, मतलब 16 साल का एज का होना चाहिए। और चीफ इंस्पेक्टर का प्रायर अप्रूवल ज़रूरत है ट्रेनी को, लेकिन अगर अप्रेंटिस हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रेनी के लिए ज़रूरी है। सेक्शन 46 नो विमेन एम्प्लॉयड। कोई भी विमेन काम नहीं कर सकती है इस कंडीशन के साथ, बिलो माइन ग्राउंड, माइन के अंदर कोई विमेन काम नहीं करेगी। अबव ग्राउंड, अगर माइन में अबव ग्राउंड भी कोई विमेन काम करती है तो वो 6 AM to 7 PM यानी सुबह के 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक के अंदर में ही काम कर सकती हैं, उससे अबव काम नहीं कर सकती। सो दोस्तों ये था कुछ पार्ट 2 में मैंने कवर करने की कोशिश की। मैं कोशिश करूँगी पार्ट 3 में पूरे माइंस एक्ट को कंप्लीट कर देने की। अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ जानना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ड्यूटीज़ वगैरह, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना हर एक्ट में लगभग ड्यूटी वगैरह ये सब सेम रहती है। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और आपको MCQs भी मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।